धीरे धीरे मतलब अंग्रेज़ों के आने के बाद 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में एटलीस्ट यूपी बिहार में रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो प्राइमरी आइडेंटिटी हो गई, और जो कैटेगराइजेशन था लोगों का वो बाकी चीज़ों से, उनके ट्रेड से हटके, उनके लाइवलीहुड से हटके, एवरीथिंग बिकेम आइदर अ हिंदू और अ मुस्लिम थिंग। और लोग भी इसी बारे में बात करने लग गए कि या तो हिंदू के बारे में बात कर रहे हैं या मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई किसानों के बारे में मतलब आप हिंदू किसान मुस्लिम किसान नहीं है, आप या तो हिंदू हैं या तो मुसलमान हैं, आप किसान नहीं हैं, आप सर्विस क्लास में नहीं, सब कुछ या तो हिंदू था या मुस्लिम था। तो ये हिस्ट्री में कैसे हुआ, क्या शुरू से था या कोई पीरियड था जिसके बाद ये डेवलप होना शुरू हुआ कि हम लोग आज जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे? तो देखिए, इसके लिए भी मैं ब्रिटिश को इल्ज़ाम दूंगी, और ये बात सही नहीं है कि ये सिर्फ यूपी और बिहार तक सीमित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ये कॉन्शियसनेस, ये एहसास उतना ही स्ट्रांग है। उसमें सिर्फ फ़र्क एक है, वो मैं 2 मिनट के बाद आपको बताती हूँ। पहले मैं ये पहला आपका पार्ट क्वेश्चन का एड्रेस कर देती हूँ। हुआ ये कि 1857 की जो लड़ाई हुई है, तो उसके बाद ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि उनका जो मेन जो गाज गिरेगी, जिसपे सबसे ज़्यादा वो अटैक करेंगे, वो मुस्लिम्स होंगे, क्योंकि जो जिसके नाम पे लड़ाई की गई थी वो मुस्लिम राजा था, बहादुर शाह जफर, और उसको ट्राई किया ट्रीजन के लिए, जो कि खुद अपने आप में बहुत अजीब व गरीब बात थी, कंसिडरिंग वो राजा था, वो कैसे ट्रीजन के लिए ट्राई किया जा सकता है। तो जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा मेन एनिमी बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर की वजह से मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ पर डिवीजन आना शुरू हो गया। जबकि जो मेजॉरिटी थी रिबेल्स की, जिन्होंने बगावत की थी 1857 में, ऑलमोस्ट 60 से 70% जो थे वो हिंदू थे। सारे सिपाही फौज के वो सब हिंदू थे, और जिनमें काफ़ी बड़ी तादाद ब्राह्मण्स की थी, ख़ासतौर से अवध रीजन के बहुत लोग थे। तो जब ये हुआ है तो एक डिवीजन आना शुरू हो गया, क्योंकि ये डिवीजन कॉन्शियसली ब्रिटिश ने क्रिएट किया। अब उस वक्त दिल्ली के काफ़ी बड़े बड़े जो साहूकार थे, जो कि अंग्रेज़ों को भी उधार देते थे, मुगल्स को भी उधार देते थे, तो उनको लगा कि ये वक्त है कि हम ताकतवर के साथ मिल जाएं, और मे बी इसकी वजह से हमारी अपनी ताकत ज़्यादा बढ़ जाए और हम अपनी लॉस्ट ग्लोरी जो भी है उसको रिवाइव कर सकें। ये जब हो रहा था, तो इससे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न होना शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब ये फोर्ट विलियम में अपना ये कॉलेज शुरू किया था कलकत्ता में, लैंग्वेज ज़बान भाषा सिखाने का अपने लोगों को, क्योंकि जो ब्रिटेन से आ रहे थे लोग यहाँ पे नौकरी करने ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उनको सिखाने के लिए उनको बेसिक से प्राइमर्स चाहिए थे, जो रीडर्स, जिससे वो यहाँ के थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख सकें, थोड़ा बहुत कल्चर सीख सकें, थोड़ा बहुत लॉ सीख सकें कि यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेट करना है, इसको तो हम कैसे करें। तो उसमें जब वो ये किए जा रहे थे और ये प्राइमर्स लिखे जा रहे थे, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मुस्लिम मौलाना थे, एक जो सादुल्ला खां, ऐसे उनका नाम था, मैं भूल गई, मैंने लिखा है इसमें, आई एम सॉरी, मैं नाम भूल गई। तो वो जब अपने, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोज राइटिंग का कल्चर नहीं था, हमारे यहाँ लिटरेचर ज़्यादातर ओरली ट्रांसमिट होती थी, और या पोइट्री थी, या पोइट्री थी। और हाँ, तो उनको जब ये शुरू से नए सिरे से लिखना था, तो उनके जो सोर्सेज थे वो ज़्यादातर पर्शियन और अरबिक सोर्सेज, क्योंकि वो उससे ज़्यादा फेमिलियर थे, तो वो उन सोर्सेज से वो अपने रीडर लिखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही जो हिंदू पंडित थे, जो तीन, एक आगरा से थे उनमें, तो वो जब लिख रहे थे तो उनका जो सोर्स था वो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थे। तो वो रामायण की स्टोरीज निकाल रहे थे, या महाभारत से स्टोरीज निकाल के उनको मॉडिफाई करके, मतलब वो उनका बेसिस था। तो अंग्रेजों, तो फिर ऑब्वियसली लैंग्वेज में फ़र्क आ गया, हालांकि बोल लिखी हिंदुस्तानी में जा रही थी, मगर एक में थोड़ा सा पर्शियन अरबिक वर्ड ज़्यादा आ रहे थे, एक में संस्कृत वर्ड ज़्यादा आ रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने रियलाइज़ किया कि यहाँ तो एक भाषा के अंदर दो भाषाएं हैं, और दोनों भाषाओं में दो धर्म हैं। तो ये डिवीज़न, ये कॉन्शियसनेस उन्होंने लोगों में आनी
ऑलरेडी शुरू हो गई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन शुरू हुआ था एंड स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि प्रिंटिंग जब शुरू हुई तब उनको हर चीज स्टैंडर्डाइज चाहिए, क्योंकि प्रिंट अगर हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट प्रिंटिंग पे है, तो वो एक फॉर्मेट में फिट होना जरूरी है ना, उसमें आप डाइवर्सिटी नहीं ला सकते कि ये भी चलेगा वो भी चलेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और खुद अपने लोगों को पढ़ाने के लिए आसान तरीके से, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, तो ये डिवीजन आना शुरू हो गया था। तो जब 1857 के बाद जो ब्रिटिश के रिप्राइजल या जो उनकी पनिशमेंट जो वो दे रहे थे रिबेल्स को, और उसमें ये जब और ये कॉन्शियसनेस लोगों में आई कि ये एक तरफा काम ज़्यादा हो रहा है, तो वो मुस्लिम्स में रिजेंटमेंट बढ़ा कि हम पे सारे मुसीबत आ रही है, और हिंदूज को भी लगा कि इससे हम इस तरह से बच सकते हैं अगर हम ब्रिटिश के साथ हो जाए, तो ये जो मुसीबत आ रही है ये हम इससे बच सकते हैं। तो ये डिवीजन आना वहाँ से शुरू हो गया था। अब जब उन्होंने सेंसस किए 1870 में पहला सेंसस किया है, वो सेंसस का फॉर्मेट तभी आया था, वो ब्रिटेन में भी हो रहा था, यहाँ पर भी किया, तो वो सेंसस में भी उनको डाइवर्सिटी नहीं चाहिए थी, उनका सीधा सवाल का सीधा जवाब चाहिए थे। तो उन्होंने अगेन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लिए थे कि आप अगर आपकी आइडेंटिटी क्या है तो उसके ये 4 पैरामीटर्स हैं, आप इसमें उभरे चारों में मीट करते हैं तो आप ये हैं, यही कैटेगरी है आपकी, आप ये नहीं कह सकते मगर हम साथ में ये भी करते हैं। तो ये जो पहले होता था कि हम दरगाह भी जाते हैं मगर हम होली भी खेलते हैं, या हम अलग ये भी त्यौहार मनाते हैं वो भी मनाते हैं, तो वो अब अलाउड नहीं है, आप बस या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो ये हार्डनिंग ऑफ आइडेंटिटीज वहाँ से ये शुरू हो गया था। मगर अब ये देखिए कि ये आइडेंटिटीज कितनी वो थी अमॉर्फस, कितनी मिली जुली थी, इतनी क्लियर कट नहीं थी। इसका एक और एविडेंस ये था कि जब दारुल उलूम देवबंद बना है 1857 के बाद, तो उनका एक एजेंडा ये था कि हमें मुस्लिम आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि अभी पता नहीं चलता है कि यह मुस्लिम है या ये हिंदू है, और ख़ास तौर से उनका फोकस औरतों पे था। और ये मैंने अपनी पहली वाली किताब बौना मुस्लिम में भी इसका जिक्र किया है, इसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ये थे कि हमें ख़ास तौर से औरतों को समझाना है कि उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का हुलिया बनाना चाहिए ताकि वो हिंदू ना लगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस मुस्लिम्स में आने शुरू हुए कि बिंदी नहीं लगाओ, बिंदी लगाओगे तो आपके यहाँ पर माथे के बीच में क़यामत के दिन वो आग का वो स्लीप डाल दिया जाएगा, और अगर आपने रंग लगाया है तो रंग से वो आपकी स्किन उखाड़ दी जाएगी, ये सारी चीज़ें कुरान में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें 1857 के बाद मुस्लिम से ये आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उनको लग रहा था कि क्लियर आइडेंटिटी नहीं है। तो ये एक तो ये लोग कर रहे थे, साथ में फिर हिंदू आइडेंटिटी खासतौर से इस रीजन में आर्य समाज के आने के बाद वो एक हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट होने लगी, क्योंकि आर्य समाज ने भी बड़ा स्ट्रेट जैकेटेड अपना सिस्टम बनाना शुरू किया कि नहीं हम तो समाज सनातनियों से अलग हैं, और तो हमारी भी वन होली बुक होनी चाहिए, वन सिस्टम होना चाहिए, मतलब वो कैथोलिसिज्म, कैथोलाइज्ड हिंदुइज्म उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। अगेन आइडेंटिटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आइडेंटिटी आपकी क्या है। तो ये कॉन्शियसनेस अंग्रेज़ों के एफर्ट्स के और अंग्रेज़ों के इनकरेजमेंट से हार्डन होती ही चली गई, और जब हम आज़ादी की लड़ाई तक हम पहुँचे हैं तब ये बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गई थी, दोनों तरफ से हो गई थी। तो हालांकि दोनों मिलके अंग्रेज़ों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू और मुसलमान, मगर वो उतना ही आपस में भी उनके जद्दोजहद चल रही थी, क्योंकि वो दोनों अब चाहते थे कि पोस्ट ब्रिटिश जो भी शेप हिंदुस्तान का बने, तब तक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर जो भी शेप बनेगा तो हमारी आइडेंटिटी सिक्योर होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। बुक के मतलब अलग अलग पार्ट हैं जिससे लोग हो सकता है अग्री करें, डिसएग्री करें, अपना पर्सनल वो रहेगा, बट व्हाट डू यू वांट द रीडर्स, मतलब रीडर्स को अब क्या चाहती हैं कि व्हाट आर द ब्रॉड टेकअवेज दैट दे शुड टेक फ्रॉम दिस बुक, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे थ्रू मेरा जो मकसद था किताब लिखने का वो ये था कि लोगों को, हमारे प्रेजेंट जनरेशन को ये पता चले कि अभी हम जिस तरह से अपनी
रीजन को देखते हैं, अपनी हिस्ट्री को देखते हैं। ये ऐसा हमेशा हमेशा नहीं नहीं था। हमारा हमारा पास्ट काफ़ी रिच रहा है, कल्चरली बहुत रिच रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि हम मिलजुल कर रहते थे। हमारे जितने भी डिविजन थे, चाहे वो धार्मिक डिविजन्स हो या कास्ट के हो या इकोनॉमिक क्लास के डिविजन्स हो, उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस था। मैंने किताब में भी इस बात की मिसाल दी है कि प्रेजेंट ये 2014 से पहले तक भी जहाँ जहाँ पर स्पेशली हिंदी बेल्ट में जहाँ पर इंडस्ट्री इंटरडिपेंडेंस है कम्युनिटीज़ का, हिंदू और मुस्लिम्स का, वहाँ पे दंगे कभी भी बड़े लेवल के नहीं हुए। बनारस में सदियों से दंगे होते आ रहे हैं, मगर हमेशा छोटे लेवल के हुए। बनारस में कभी जमशेदपुर वाला या भागलपुर वाला या गुजरात वाला हाल नहीं हुआ। ऐसे ही मैं आगरा से आती हूँ, आगरा में 1991 में दंगा हुआ था, उससे पहले कभी आगरा में दंगे नहीं हुए। तो लोगों को पता ही नहीं था दंगे क्या होते हैं। तो ये क्योंकि कारखाने जुड़े हुए हैं, ओनरशिप एक की है बट वर्क फोर्स दूसरी है। तो अगर कोई भी दंगा होगा या कोई भी फसाद होगा तो इकोनॉमिक नुकसान दोनों को ही होगा, कारीगरों को भी होगा और ओनर्स को भी जैसे होगा। बनारस में है कि साड़ी की तो धागा कहीं और से आ रहा है, बिल्कुल बुन कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है। एग्जैक्टली, तो उन सबको नुकसान होगा। तो ये इंटरडिपेंडेंस शुरू से रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या आपका रोटी बेटी का रिश्ता है, मगर आप चाहे एक दूसरे को इग्नोर भी करें, मगर आपके अंदर टॉलरेंस था कि तुम जैसे रहना चाहते हो रहो, हम जैसे रहना चाहते हैं हम रहें। काफ़ी सारी किताबें और कहानियाँ हैं इसके ऊपर कि आपका मुस्लिम दोस्त आता था तो आप उसको अलग बर्तन में चाय देते थे, स्टील के बर्तन में नहीं देते थे, कांच के बर्तन रखते थे उसके लिए। आप लोग आप अपने घर वालों के लिए स्टील के बर्तन रखते थे। तो ये इस तरह की और मतलब ये अनोखी चीज़ें नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ें होती थी। तो ये सब दिखाता है कि हम एक वक्त में मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के साथ कारोबार भी करते थे और कारोबार की वजह से सोशली इंटरैक्ट भी करते थे। फिर कल्चरल स्पेस में इंटरैक्ट करते थे, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो या डांस हो या आर्ट फॉर्म्स हो, इसमें इंटरैक्ट करते थे। ये पेंटर्स जो थे, मुगल्स के पेंटर्स थे, बड़े बड़े पेंटर्स जो थे वो सब हिंदू पेंटर्स थे, मगर उन्होंने इस्लामिक आर्ट को पर्शियन आर्टिस्ट से सीख के वो करना सीखा, क्योंकि काम की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है। तो ये या मुस्लिम आर्टिजन्स हैं जो दुर्गा पूजा में दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं, या यूपी में ये जब कावड़ यात्रा उत्तराखंड में होती है तो वो कावड़ मुस्लिम आर्ट बनाते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस हमेशा से रही है। तो मेरा मंशा किताब का ये है कि अभी हमें ये लगता है कि यहाँ से इनको बॉयकॉट कर दो, वहाँ पर कर दो, क्योंकि हमें हमारे तो हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं। और कई सारे अब खास तौर से ये जो हिंदुत्व से जुड़े हुए राइटर्स हैं, सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं, वो कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब तो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये तो नेहरू ने और इन लोगों ने बाद में बनाई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि ये इतना इंटरडिपेंडेंस था, तो ये हमारी सोसाइटी ने इम्पोज किया था, ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, और रहते थे। अंग्रेज कोई दंगा रिकॉर्डेड नहीं है, सारे जो रिकॉर्डेड दंगे भी हुए हैं वो अंग्रेज़ों के आने के बाद 1857 के बाद हुए हैं। और ट्रिगर्स वही हैं जो आज भी हैं। रामनवमी यात्रा दंगा हो गया, काउ प्रोटेक्शन स्क्वाड निकल के जा रहा है दंगा हो गया, काउ स्लॉटर दंगा हो गया। जबकि आप देखेंगे विलियम डॉरम्पल की जो किताब है द लास्ट मुगल, उसमें फरमान उन्होंने कोट किया है बहादुर शाह जफर का कि बकरीद पे काउ स्लॉटर नहीं होगा। कई मुस्लिम्स ने अप्रोच किया कि हमें काउ स्लॉटर की परमिशन दी जाए, तो वेरी फैक्ट कि वो काउ स्लॉटर की परमिशन मांग रहे हैं, इसका मतलब काउ स्लॉटर नहीं होता था, और बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया कि नहीं होगा। तो ये कहना कि पहले तो ऐसे ही होता था, ये सब बातें गलत हैं। तो मेरा मंशा, मैं एक सवाल आपका जवाब नहीं दे पा रही हूँ, बहुत लंबा जवाब हो गया, बट मेरा मंशा ये है कि अगर हम अपनी विरासत को ठीक से समझें तो हो सकता है हम अपने भविष्य को थोड़ा बेहतर बना सकें। जिस तरह की नफरत के अभी हम शिकार हैं, हो सकता है कि ये हमारी पीढ़ी तक ही रह जाए और आगे लोग वापस अपनी असली विरासत को समझ पाए।
मेरे लिए तो पर्सनली बुक इस मामले में बहुत होप देने वाली है कि बुक में इस बारे में बताया गया है कि एक एक्सटेंडेड हिस्टोरिकल पीरियड है जिसमें तो जो गवर्न कर रहा है उसके अपने रिलीजियस प्रेफरेंसेस हैं, उनका थोड़ा बहुत असर है, बट वो कोई वाइड स्प्रेड कल्चरल असर नहीं है उसका, या ऐसा कोई वाइड स्प्रेड अडॉप्शन नहीं है। और ये इवन आज़ादी के मूवमेंट में भी ऑल्दो डिविजन्स थे, बट उसमें भी पीरियड आते थे जहाँ पे एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट, को एग्जिस्टेंस, साथ में काम करने के भी एपिसोड्स रहे हैं। तो होपफुली मेरे लिए तो पर्सनली ये रीएश्योरिंग है कि अभी जो स्ट्राइफ का दौर है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल दौर है, वो अगर लंबी हिस्ट्री के उसमें देखें तो वो एक एक्सेप्शनल वाली घटना है जो कि अगर वापस नॉर्मल की तरफ जाएगी तो फिर हम उसी सोसाइटी की तरफ जाएंगे जिसमें जो है एक रेस्पेक्टफुल कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है एक दूसरे के साथ। जी ठीक है, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए।